हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बेस्ट वे टू प्रिपेयर पावर सिस्टम। और साथ में कुछ बुक्स की लिस्ट भी बताऊंगा, स्टैंडर्ड बुक्स या रेफरेंस बुक कौन सी आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर आप जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं तो मैंने कौन सा सीक्वेंस अप्लाई किया है पावर सिस्टम को सीखने के लिए, कितने न्यूमेरिकल करवाए हैं और किस तरीके से मेरी जर्नी रही है, वो मैं सब बताऊंगा पावर सिस्टम में। अब देखिए, ये इस वीडियो में सबसे जरूरी चीज ये है कि पावर सिस्टम कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है। 3 से 4 सब्जेक्ट का समावेश है इसमें, इसलिए बोलते हैं कि पावर सिस्टम इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज द कलेक्शन या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। और आपको ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बताया है कि जहां पर हमारे और आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, ये किस तरीके से पहुंचती है, इसका पूरा जर्नी बताया था मैंने एक वीडियो में। वो वीडियो जाके जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है, आप परचेस नहीं भी करें कोर्स तो भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से आप और हमारी जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेवल कैसे होता है, आपके और हमारे घर तक कैसे पहुंचती है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका एक ब्रीफ बता देता हूं कि एक जनरेटिंग प्लांट लगाया था मैंने, और वहां से स्टेप अप करके फिर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफार्मर से गुजरते हुए आपके और हमारे घर, जिसको हम लोड बोलते हैं इलेक्ट्रिकल की भाषा में, यहां पर पहुंचता है। और इसमें जो जनरेटर है उससे लगा होता है टरबाइन, ठीक है। और फिर उसके आगे थर्मल पावर स्टेशन और सारी चीजों की मैंने बात करी थी उस वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहां से लगा के जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक पहुंचता है आपका पूरा का पूरा पावर। इस पूरे पावर सेक्टर का स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम। इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन लाइन भी पढ़ना होता है, ट्रांसफार्मर की जानकारी भी रखनी पड़ती है, जनरेटर की भी जानकारी रखनी पड़ती है। तो आप बोलोगे सर आधा मशीन तो हमें यही जानकारी रखनी पड़ेगी। यस, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए, जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लोड के बारे में, क्योंकि इंडक्शन मोटर क्या है, आपकी लोड है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब पैरामीटर्स के बारे में अगर पता होगा तो मशीन का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और बट ऑब्वियस है कि आपको केवीएल केसीएल सॉल्व करते होना चाहिए, तो नेटवर्क का भी नॉलेज लगेगा, ठीक है। तो पावर सिस्टम सीखने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है कि आपको पहले से कौन से सब्जेक्ट आना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। तो पहला सब्जेक्ट तो आपको नेटवर्क थ्योरी आना ही चाहिए। नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए, ये तो बेस है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, नेटवर्क थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वो भी अच्छे से। दूसरा चीज है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लिया होता है तो ये सब्जेक्ट समझना और भी आसान होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन अब कई बार क्या होता है, हमारे कॉलेजेस के जो सिलेबस डिजाइन करे हुए ना, उसमें ऐसा है कि पावर सिस्टम 1 और मशीन 1 दोनों साथ में चलती है। तो जब पूरी मशीन को सिंक्रोनस मशीन आती है बाद में, और इधर जनरेटिंग प्लांट पहले आ जाते हैं, तो कई बार समझने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। बट आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि नेटवर्क थ्योरी के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, ये बोलूंगा कि अगर आप सेमेस्टर में हैं और पावर सिस्टम 1 या फिर मशीन 1 दो ही मशीन पढ़ने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैरेलली चला सकते हैं। बट बेस्ट कब रहेगा कि नेटवर्क थ्योरी के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने के बाद अगर आप पावर सिस्टम पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पावर भी मशीन पढ़ने के बाद आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा इंप्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो मुश्किल लगती है एक बार में, वो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा गाइस कि पावर सिस्टम अगर आपको तैयार करना है ना, तो ये क्या है, एक समंदर जैसा सिलेबस है, और डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट एरिया ऑफ बोल सकते हैं एरिया ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, या गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जेई की, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की, किसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम के नाम लिख देता हूं। अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं आप, क्या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जेई, या फिर कोई भी स्टेट जेई, या फिर स्टेट एई, या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर पीएसयूज की तैयारी, बार्क हो गया, जो दूसरे पीएसयूज है उनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में है। भाई कॉलेज में तो अगर चाहे हो चाहे नहीं हो, एक रात पढ़ के तो आप भी इंजीनियर बन ही जाओगे, सब्जेक्ट निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट टेक्निकल फील्ड में अच्छा करना चाहते हो तो आपको पूरा सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए इतने लाखों इंजीनियर बन रहे तो आप भी बन जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट आपको अपनी इंजीनियरिंग आपने अगर सिलेक्ट करी है
तो उसको कायदे से करो ना। आईसीयू में रह के क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा अगर एडमिशन ले ही लिया है, इतना पैसा लगा ही दिया है, तो क्यों ना अब थोड़ा सा सिंसियरिटी से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो सेमेस्टर में भी, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इनमें से अगर आप कॉलेज गोइंग है अगर स्टूडेंट, तो आप गेट का सिलेबस टारगेट करिए। जो लोग कॉलेज अभी सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तो आप अपने कॉलेज के सिलेबस के साथ साथ गेट के सिलेबस को तैयार करते हुए पावर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करिए। और ऐसे लोग जो पास आउट हो चुके हैं या फिर किसी और जॉब में और साथ में किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसी एग्जाम के, चाहे एसएससी जेईई की कोई तैयारी कर रहा है या एई की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है या ईएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करे, ठीक है। तो कॉलेज स्टूडेंट जो भी है वो गेट के सिलेबस को ही बेंचमार्क रखते हुए तैयारी करे। अब मैं बोलूंगा जैसे ईएससी की बात करें, तो ईएससी में भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता। जो गेट में सिलेबस है उसका 80% सिलेबस ईएससी में भी होता है। 20% वो एरिया होता है जहां पर आपसे गेट में हो सकता है कुछ टॉपिक से बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट ईएससी में उन टॉपिक से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज ईएससी और गेट में भी बहुत लार्ज वेरिएशन नहीं है। हाँ, प्री और मेंस की बात करें तो गेट में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन करना है तो आपको सारी स्टेप्स तो पता होनी चाहिए। बस वहां पे मेंस में क्या हो जाता है, थोड़ा डेरिवेशन आ जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम जैसे गेट में हेडर फुटेज में भी सॉल्व कर देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वहां आपको सब्जेक्टिव मैनर में एक रिप्रेजेंटेशन के तहत करना है। जो रिप्रेजेंटेशन आपने अपने कॉलेज एग्जाम में सीखा है वही यहाँ पे ईएससी के मेंस में अप्लाई करना होता है। बस थोड़ा सा लेवल बदल जाता है, क्योंकि कॉलेज में कई बार हमें प्रिडिक्टेड होते हैं कि हाँ पिछले 5 साल के पेपर कर लो यही आएगा। ईएससी में थोड़ा ऐसा नहीं होता है, ईएससी में 10-15 साल के पेपर हमें करना पड़ते हैं, उससे आइडिया लग जाता है। हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम हो उसके 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेपर कर लीजिए, आपको एग्जाम का आइडिया हो जाएगा और 40 to 50% पेपर लगभग उसी आइडिया पे तैयार होता है। 20 to 30% हमको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, बाकी 20% तो छोड़ना होता है ना। तो कोई भी एग्जाम निकालना है आपको तो सारे सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट है वो कम से कम 80 to 90% प्रिपेयर होने चाहिए और एग्जाम वाले दिन हमें 60 to 70% परफॉर्म करना है। उस दिन इतना परफॉर्म कर दिया तो किसी भी एग्जाम में अच्छा रैंक लेके आ जाओगे, ठीक है। हमें 100% ना तो अप टू दी मार्क चीजें करना होती है और ना ही 100%, मतलब सपोज करिए गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं तो 65 के 65 सही नहीं करने होते हैं। वहां आप 55 to 57 क्वेश्चन भी ठीक ठाक कर दोगे और पेपर टफ आया तो 50 क्वेश्चन भी कर दोगे तो काफी अच्छा रैंक आ जाता है। मतलब कई बार 15-20 क्वेश्चन अच्छे पेपर में अगर छोड़ भी दोगे तो भी अच्छा रैंक आ जाता है अगर पेपर ठीक ठाक बना दो। तो ये सारी चीजें हैं कि एग्जाम, क्योंकि देखिए नॉलेज लेना और उसको मार्क्स में इंप्लीमेंट करना बहुत अलग चीज है। कई सारे स्टूडेंट सिलेबस कवर करके जाते हैं, नॉलेज लेके जाते हैं, बट मार्क्स में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि नॉलेज को कैसे एग्जामिनेशन हॉल में रिफ्लेक्ट करें और कैसे हम मार्क्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये आइडिया होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलेगा। और हिंदुस्तान में नॉलेज का पैमाना वही है कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने बता दिया कौन से स्टूडेंट को किस तरीके से डिसाइड करना है। जो पास आउट है वो स्पेसिफिक अपने एग्जाम के सिलेबस पे ही स्टिक रहिए, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और जो गेट की तैयारी कर रहा है तो गेट की तैयारी करेगा। जो कॉलेज स्टूडेंट है वो गेट के सिलेबस को फोकस सेंटर में रख के अपने कॉलेज की तैयारी करे। अब सपोज करिए हो सकता है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि पावर सिस्टम आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई बार 2 से 3 सेमेस्टर में, किसी में 4 सेमेस्टर में भी आ जाता है। प्रोटेक्शन का एक अलग सेमेस्टर में आ जाता है, स्टेबिलिटी फॉल्ट अलग सेमेस्टर में आ जाता है, अभी बताऊंगा सारा चीज में अभी, ठीक है। तो आप क्या करिए कि सपोज करिए आपके पावर सिस्टम 1 है आपके सिलेबस में, तो पावर सिस्टम 1 में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गेट में कॉमन है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो नॉन गेट टॉपिक है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके चले जाइए, जिससे आपका पैरेलली दोनों तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए मैं बता देता हूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि मेजरली हम लोग ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, हमारा फोकस कॉलेज स्टूडेंट और गेट एग्जामिनेशन पे ज्यादा होता है। और हमने जो कोर्स डिजाइन किया है उसका जो सिलेबस का बेंचमार्क है वो गेट है। बट हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जेईई वाले, बार्क वाले, पीएचयू वाले या अलग अलग लोग भी तैयारी करते हैं, बट हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं स्टूडेंट के साथ में, उन्हें बोल देते हैं कि हमने गेट के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया है, आप पहले देख लीजिए, आपको कुछ डेमो लेक्चर देख लीजिए, सारा चीज देख लीजिए, क्योंकि सब कुछ ओपन है यहाँ पे।
तो उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ाया है, बट हाँ एसएससी जेईई का न्यूमेरिकल नहीं कराया है। हाँ अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो एसएससी जेईई का न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डिटेल देखिए, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे एई हो, या चाहे बार कहीं पर भी क्वेश्चन कोई भी आए तो उसमें कैलकुलेशन कम रहेगी, गेट में कैलकुलेशन ज्यादा रहती है। तो कॉन्सेप्चुअली आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ एग्जाम के हिसाब से किसी में हो सकता है 10-20% ज्यादा पढ़ना पड़े कोई पर्टिकुलर टॉपिक, किसी में कम पढ़ना पड़े, ये सिर्फ डिफरेंस रहता है। अदरवाइज 60 to 70% कॉमन सिलेबस है जो गेट में आता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सिलेबस बताना, और प्रीरिक्विजिट बता दिया मैंने, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल मशीन आपको आना चाहिए। चलिए तो अब सिलेबस कैसे डिजाइन किया है, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, पहला ये यूनिट वाइज है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज सर्किट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये ऑलरेडी मैंने नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ाया है, तो खासकर 3 फेज सर्किट, 3 फेज स्टार डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैसे होता है, स्टार और डेल्टा में कैसे कनेक्शंस होते हैं, वो सारी जानकारी होना जरूरी है। दूसरा है सिंगल लाइन नोटेशन। अब क्या होगा, पूरे पावर सिस्टम में कई बार हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो बार बार हम ट्रांसफॉर्मर का बड़ा सा डिजाइन थोड़ी बनाएंगे, या जनरेटर का बड़ा सा डिजाइन नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मुझे बताना था तो मैंने क्या कर दिया, जस्ट ऐसा बना दिया, तो ये ट्रांसफॉर्मर का नोटेशन हो गया। अब किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं कि सर ये क्या आपने बना दिया, ऐसी लाइन खींच दी बस, और ये लाइन खींच दी। अब किसी को नॉलेज नहीं हो, जो नॉन टेक्निकल पर्सन हो, तो वो तो यही सोचेगा ना कि आप भी पढ़ने से पहले तो हम यही बोलेंगे ना, पावर सिस्टम नहीं सीखा या ट्रांसफॉर्मर नहीं सीखा, उसके पहले अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या पता नहीं सर ने क्या लाइनें खींच दी। तो असल में ये ट्रांसफॉर्मर का नोटेशन है। ये आपको अभी बहुत इजी लग रहा होगा, जो लोग एक बार मशीन भी पढ़ चुके हैं, कि अच्छा ये तो नोटेशन होता है, बट किसी अननोन से पूछोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी लाइन क्या खींची हुई है। तो इसीलिए आपका जो नोटेशन है यहाँ पे, इसीलिए आपको सिंगल लाइन नोटेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, सिंगल लाइन नोटेशंस के बारे में आपको बताया कि कौन से कंपोनेंट का सिंगल लाइन नोटेशन कैसा होता है। तीसरा है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम एंड रिएक्टेंस डायग्राम, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पर यूनिट ऑलरेडी आप मशीन में भी पढ़ते हो, बट पावर सिस्टम में इसका मेन यूज है, और रिएक्टेंस डायग्राम है। मतलब हम क्या करते हैं, पूरे पावर सिस्टम को एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक छोटी यूनिट पावर सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं और रिएक्टेंस डायग्राम बना के उसको फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पावर। देखिए नॉर्मली हम लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ते हैं, बट नेटवर्क थ्योरी में बहुत ही, अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्टिव पावर क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर VI cos phi। तो मैं यहाँ सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताऊंगा या कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, यहाँ पे उसका एक्चुअल मतलब बताऊंगा कि एक्चुअल पावर सिस्टम होता क्या है और उसको किस लेवल से हम लोग पावर सिस्टम में एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही डेप्थ बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और लोड एंगल, ये 5 क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल वर्जन में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इन 5 क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल वर्जन में। लोड एंगल क्या होता है, आपने जनरेटर पढ़ो, आप सिंक्रोनस जनरेटर जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, अगर वो पढ़ोगे तो ये डेल सिंबल होता है लोड एंगल का, इसको आना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक पावर फ्लो कंडीशन। बेसिक पावर फ्लो कंडीशन में मैं ये बताऊंगा कि जनरेटर से आपके लोड तक, अगर मैं ये लोड लगा हुआ है यहां तक अगर पावर आ रहा है तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर ट्रेवल करेगा। ठीक है, और उसके लिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड और लोड एंगल, इन चारों पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशंस है, क्योंकि हमने देखो क्वांटिटी पढ़ी ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, तो इन दोनों का कलेक्शन होता है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, लोड एंगल। तो इन 4 क्वांटिटीज का बेसिकली क्या रोल है और इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, वो सब बेसिक पावर फ्लो कंडीशन में देखेंगे। और यहां पे 1 या 2 न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर या फिर जो हमारे टावर है, ट्रांसमिशन टावर हो गए या सपोर्ट स्ट्रक्चर हो गए, इनके बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा मैंने सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डाल दी है। दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, अंडरग्राउंड केबल, इंसुलेटर, पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो इतने पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इतने पार्ट को बोलते हैं हम लोग पावर सिस्टम 1। क्या बोलते हैं इतने पार्ट को, पावर सिस्टम, PS1, पावर सिस्टम 1। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर पे, फॉल्ट एनालिसिस, देन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, देन लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, देन लोड फ्लो एनालिसिस, देन आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो इतने हिस्से को हम लोग पावर सिस्टम
2 बोलते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोटेक्शन पावर सिस्टम 2 में आ जाता है, किसी में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का भी एक अलग सेमेस्टर में आता है जिसको पावर सिस्टम 3 भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस है। तो ये स्टैंडर्ड आपका गेट का सिलेबस है जो गेट में टॉपिक पूछे जाते हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि सर आपने कैसे कवर किया है? मैंने इस सीक्वेंस में कभी भी कवर नहीं किया है। मेरा मानना है कि पावर सिस्टम में बेसिक कॉन्सेप्ट तो बट ऑब्वियस है मुझे सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उन टॉपिक को पहले कवर किया है जो मुझे समझने में भी आसान हो और साथ में एग्जाम में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हम, तो उसका जो शुरू का पहला हाफ होता है, सपोज करो सब्जेक्ट है हमारा 100 घंटे का सब्जेक्ट है, तो शुरू का 50-60 घंटा होता है, उसमें हाई एनर्जी वाला टाइम होता है। तो उसमें शुरुआत में वो चीजें पढ़ा दो जिसका वेटेज एग्जाम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ज्यादा है। बट हाँ, साथ में इस चीज का भी ध्यान रखें उस सीक्वेंस को बनाने में कि कुछ ऐसी चीज नहीं पढ़ा दो जिसको समझ में नहीं आए। उसके लिए क्या वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पहले उसके लिए बेसिक सारा कवरेज हो गया है? अगर वो हो गया है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने जो पावर सिस्टम की जर्नी मेरी रही है उसमें मैंने क्या, पहले बुक्स के नाम बता देता हूं फिर बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है। मैंने पढ़ा है करेक्ट सीक्वेंस, सबसे चीजें सीक्वेंस का ध्यान रखा है। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन, 300 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए पूरे पावर सिस्टम में, जिसमें बहुत सारी अलग अलग रेफरेंस बुक का जितना भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है सब कुछ इसमें समावेश कर दिया है मैंने। और दूसरा है सबसे जरूरी इजी मैनर, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैंने आपको चीजें समझाई है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मैंने वहां साइकिल का एग्जांपल लेके चीजें समझाई है। तो ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए काफी टफ हो सकती है, उनको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से चीजों को बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करी है कि मैंने समझाई है। अब वो कितनी सार्थक हुई है वो तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा, है ना। चलो, तो अब बुक्स की बात अगर करें तो सबसे देखिए, बुक्स में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना पावर सिस्टम के साथ में, कि पहली चीज तो ऑलरेडी मैंने एक चीज बताई है कि आपको अपने एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है कि कौन सी एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं। अब एग्जाम के हिसाब से टारगेट करेंगे तो कोई भी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी स्टैंडर्ड बुक किसी एग्जाम को लेके नहीं लिखी गई है। तो इसीलिए पावर सिस्टम इतना विस्तृत है कि इसमें कोई एक बुक पर्टिकुलर नहीं है जिसमें सारे टॉपिक अच्छे से गिवन है। तो इसीलिए आपको मल्टी बुक रेफर करनी पड़ सकती है अलग अलग टॉपिक के लिए। तो मैं बुक्स के नाम बताता हूं और उनकी खासियत भी बता देता हूं। देखिए, शुरू की जो 3 किताबें लिखी, नागराथ एंड कोठारी, सीएल वाधवा, जेबी गुप्ता, ये नॉर्मली हो सकता है इससे ज्यादा भी, स्टीवेंसन भी ले लो कुछ हद तक स्टीवेंसन भी ले लो। तो ये आपके कॉलेज में एक रेफरेंस माना जाता है, खासकर डीपी कोठारी और नागराथ को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जेबी गुप्ता और सीएल वाधवा को भी ज्यादा पढ़ा जाता है। स्टीवेंसन से थोड़ा सा स्टूडेंट डरते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है इसमें। तो शुरू की जो 3 किताबें हैं, ये जो मैंने टिक कर रखी है, ये जनरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है और आसानी से पढ़ सकता है। हाँ, इसमें सारी चीजें नहीं दे रखी, ना इसमें दे रखी ना इसमें दे रखी है, वो आपको देख के पिक करना पड़ेगी किसमें कौन सी आसान। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ कोई टॉपिक इसमें अच्छा लग रहा है, किसी स्टूडेंट को इसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपका लेवल बढ़ जाए तो आप स्टीवेंसन को भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइक फॉल्ट एनालिसिस या फिर बोल सकते प्रोटेक्शन के लिहाज से अगर आपको बुक पढ़नी हो तो बद्रीनाथ है। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में अगर ज्यादा ही आपको प्रोटेक्शन दिया है तो बद्रीराम एक बुक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है, छोटी सी बुक है और इसके अंदर प्रोटेक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद अगर किसी को स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना हो, पावर कंट्रोल या फिर स्टेबिलिटी के बारे में, तो प्रभा कुंदुर की भी एक अच्छी किताब है जिसमें स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वीके मेहता, अगेन ये प्रोटेक्शन या फिर थ्योरेटिकली अगर आपको किसी कन्वेंशनल तरीके से कुछ पूरा अलग अलग प्रोटेक्शन जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में लिखना है तो वीके मेहता को भी आप प्रिफर कर सकते हैं। दूसरा है डंकन ग्रोवर, ये आपके फॉरेन ऑथर की किताब है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको केस स्टडी वाली चीज गिवन है। बट वो केस स्टडी मैं नहीं समझता, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो केस स्टडी बहुत काम आएगी। बट हाँ, चीजों को समझने के लिए डेप्थ से कभी टाइम मिले, कोई एग्जाम निकल जाए और एक सेटल जॉब मिल जाए, उसके बाद और अच्छे जॉब में जाना है तो चीजों को अगर और अच्छे से देखना है तो डंकन ग्रोवर को पढ़ सकते हैं। आप इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो केस स्टडीज दी है वो बहुत अच्छी तरीके से दी है। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल्स इसमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे दिया है, बट हमारे गेट एग्जामिनेशन या हमारी जितनी भी एग्जाम्स होती है वहां पे, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज सिस्टम चलता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसमें 60 हर्ट्ज पे मिलेंगे।
तो और भी बहुत सारी किताबें मैं लिख सकता था, बट उसकी जरूरत नहीं है। ये मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि ये कुछ स्टैंडर्ड किताब है जो आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ या फिर जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक कुछ बुक्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि जी सेंट्रिक, अच्छा मैंने जो न्यूमेरिकल करा है जी सेंट्रिक पे 300 न्यूमेरिकल कराया, उनके अंदर लगभग सभी बुक का कुछ ना कुछ टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे जहां से जो बेस्ट लगा है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पावर सिस्टम और मशीन ऐसे सब्जेक्ट है जो जिंदगी में स्टूडेंट एक ही बार हिम्मत दिखाता है पढ़ने की, दूसरी बार सिर्फ पॉलिशिंग करता है, बट एक ही बार बहुत अच्छे से हिम्मत दिखाता है और इंटरेस्ट एक ही बार क्रिएट होता है, दोबारा नहीं होता है। तो मैं अपने दिमाग में ये लेके चला हूं, कोई भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहा है तो वो जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार उसका काम एक ही बार में हो जाना चाहिए। दूसरी बार जब वो मुझसे पढ़े तो वो अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करता हुआ नजर आए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा एक ही बार पढ़ोगे तो ब्रह्मा का ज्ञान आ जाएगा और एग्जाम निकल जाएगा, हो सकता है दोबारा पढ़ना पड़े, बट दोबारा पढ़ते टाइम पे वो उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं नॉलेज ले रहा हूं, उसको लगे मैं पॉलिश कर रहा हूं नॉलेज को। ठीक है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार अपनी कॉपी खोलोगे, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से मैंने कवर किया है। तो मैं ओपन करता हूं जी सेंट्रिक एप्लीकेशन, आप भी अपने मोबाइल में जी सेंट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, मोबाइल में और भी अच्छे से दिखेगा ये। इसमें स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है और आपको अपने सब्जेक्ट सर्च करना है। अभी हम कौन सा सर्च कर रहे हैं, पावर सिस्टम सर्च कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऊपर तो नहीं मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसमें सर्च बार में पावर लिख देता हूँ। सर्च बार में मैंने पावर लिख दिया तो मुझे पावर से रिलेटेड सब्जेक्ट मिल गए। कौन कौन से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, दूसरा है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी पावर सिस्टम सब्जेक्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया। ये कुछ इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा, ओवरव्यू दिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल 199 वीडियोस, 2 फाइल्स, 15 टेस्ट और अपना एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा। इसमें हम लोग जाएंगे कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये रहा कंटेंट। कंटेंट में देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेमो लेक्चर्स का लिंक डला हुआ है, वीडियो लेक्चर 187 और 2 फाइल्स इसके अंदर है, नोट्स लिंक है, इस पे जाओगे तो आपको प्रॉपर नोट्स लिंक मिलेगा। रिवीजन सीरीज, ये जो 187 वीडियोस मैंने इसमें कवर किए हैं उसका पूरा का पूरा रिवीजन भी मैंने करवा दिया है कि किस तरीके से आपको एक शॉर्ट स्पान में इसको किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए। दूसरा है आपका, तीसरा चौथा है गेट बुक सीरीज। इसके अंदर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के फॉर्म में जितने भी 25 साल के क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए टेस्ट फॉर्मेट में, ताकि आपकी प्रैक्टिस टाइमर के साथ हो सके विद उसका सॉल्यूशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। देखिएगा यहां पर आपको यूनिट नजर आ रही होगी। सबसे पहली यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे, सिंगल लाइन नोटेशंस, 3 फेज या एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फ्लो कंडीशन, सब के सब इसके अंदर मैंने कवर करे हैं 20 वीडियोस के अंदर। दूसरा है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोगों ने सारी चीजें कवर करी है 37 वीडियोस में। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, जीएमआर क्या होता है, इसके अंदर एक लेक्चर में क्वेश्चन कराया मैंने जीएमआर का, जो डायरेक्टली गेट 22 में पूछा गया है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। वोल्टेज कंटेंट, पावर फैक्टर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो 14 वीडियो इसमें कराएं। अब देखिए यूनिट 3 के बाद हमारा जो एक्चुअल सिलेबस है और ये चीजें अब बदल जाएगी। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज थी लाइक फॉल्ट एनालिसिस वो पहले करवा दिया है, क्योंकि देखिए पावर सिस्टम 1 से मैंने 3 टॉपिक उठाए, उसके बाद मैंने पावर सिस्टम 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस, जहां से हर साल क्वेश्चन अच्छे आते हैं, वो मैंने पहले करवा दिया है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि फॉल्ट सीखने के पहले आपको दूसरी चीजों की जरूरत थी, जितनी चीजों की जरूरत थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी, तभी मैंने फॉल्ट, कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो उसके पहले जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। तो ये मत समझिएगा सर फॉल्ट समझ में नहीं आया, पुरानी चीजें नहीं करी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी सीक्वेंस में ही, मैं वो सीक्वेंस का सारा चीज मैंने ध्यान रखा, तभी तो मैं बोल रहा हूं करेक्ट सीक्वेंस पावर सिस्टम में होना बहुत जरूरी है। अगर उसको ध्यान नहीं रखा तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और फॉल्ट, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंडरग्राउंड केबल, थोड़े से लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए हैं। उसके बाद इंसुलेटर भी करवा दिए, इससे भी कई सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद लोड फ्लो एनालिसिस, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, बट लोड फ्लो पढ़ने के पहले हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने जरूरी थे, इस वजह से लोड फ्लो को हम इंपॉर्टेंट था बट ऊपर नहीं करवा सकते थे, इसलिए हम नीचे ही करेंगे इसको। उसके बाद पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स, इसके अंदर लेटेस्ट पिछले 2 सालों में एक टॉपिक ऐड हुआ। पहले 2016 में एक बार, देखिए गेट का जो सिलेबस है वो 2016 में चेंज हुआ था, उसमें एक इकोनॉमिक लोड डिस्पैच करके एक टॉपिक था, जैसे इसके अंदर मैंने कवर किया है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, है ना। आप देखेंगे
पावर प्लांट, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ये जो टॉपिक था इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये आपका 16 के पहले ऐड था आपके सिलेबस में, बट 2016 के जो गेट का पेपर हुआ उसमें सिलेबस चेंज हुआ और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच टॉपिक को हटा दिया गया था। बट बाद में फिर आपका सिलेबस चेंज हुआ 2020 के बाद, फिर चेंज हुआ 21 और 22 के लिए, तो वापस इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को ऐड कर दिया। देखिए सिलेबस गेट का हर साल चेंज नहीं होता है, 4 से 5 साल में एक बार चेंज होता है, और उस चेंज के दौरान आपका ऐसा नहीं होगा कि पावर सिस्टम हटा के कोई दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, नहीं, स्लाइटली चेंज होता है, 2 से 3% या 5% चेंज होगा आपके सिलेबस के अंदर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करिए कोर्स जब मैंने बनाया था तब बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक लोड डिस्पैच नहीं था, तो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जो भी चेंजेस होते हैं जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर, कोई भी आपका कोर्स चल रहा है उसके अंदर अगर सिलेबस वाइज कुछ भी चेंज होता है, थोड़ा मोटा छोटा मोटा भी, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो वीडियो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने देखा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का, और ये पूरा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं कहीं पे यूनिट 10, वापस आ जाते हैं कंटेंट पे। तो ये 10th यूनिट हो गई। देन 11 यूनिट लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें गवर्नर ड्रूप और इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। देन नेक्स्ट है आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ये अपने आप में एक पीएचडी टॉपिक है, तो मुझे लगा कि जो गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पे कवर किया, बट फ्यूचर में मैं सोच रहा हूं कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर, क्योंकि पावर सिस्टम जो प्रोटेक्शन है ये बहुत एग्जाम्स में आता है, और गेट में तो इतना ज्यादा वेटेज नहीं, इसका एक आध क्वेश्चन आता है गेट में जो कि 9 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा आपका, तो गेट के लिए इतना ही पढ़ना है। बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन जितने होते हैं, एसएससी जेईई हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, बहुत अलग अलग पीएसयूज के एग्जाम है, वहां पावर सिस्टम बहुत ज्यादा आता है। तो मैं सोच रहा हूं कि पावर सिस्टम का एक स्पेशल कोर्स बना दूंगा फ्यूचर में, अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, आने वाले मंथ में मैं डिजाइन करूंगा और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के ऊपर एक सेपरेट कोर्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो गेट के हिसाब से जो गेट का टारगेट करेगा कॉलेज में है उनका इतने वीडियोस में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब रही बात प्राइस की, तो इसमें ये प्राइस है, इसमें कूपन कोड अवेलेबल होगा, अभी रिसेंटली कूपन कोड एक डला हुआ है इसमें, वेलकम 10 अप्लाई करना पेमेंट करने से पहले, जैसे ही अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलके 3000 शायद 300 रुपए इसमें डिस्काउंट हो गया है, तो 3000 के आसपास का एक कोर्स मिलेगा जिसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है 1 मार्च 2023, क्योंकि हमारी जो वैलिडिटी होती है वो गेट टू गेट वैलिडिटी होती है, तो जब भी कोई भी कोर्स परचेस करें तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसको देख के। सपोज करिए कोई से भी कोर्स में अगर यहाँ पे ओपन करता हूं तो उसकी सपोज करिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये 299 में अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, इट एक्सपायर्स। आप मोबाइल वाले वर्जन में देखिएगा, इसमें हो सकता है दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे जब मोबाइल वाले वर्जन में देखेंगे तो यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन होगी। ठीक है, तो कोई भी कोर्स, सारे वीडियो डेमो जितने भी है लेक्चर्स, उनके डेमो लेक्चर्स देखिए, फ्री कंटेंट देखिए, अच्छा लगे तो परचेस करिए। मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये नहीं है कि आप कोर्स परचेस करें, बस ये है कि पावर सिस्टम जहां से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा पावर सिस्टम सीखें। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप पावर सिस्टम बहुत ही सही सीक्वेंस में देखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी, करेक्ट सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें तो जो भी स्टैंडर्ड किताब बताई है उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो भी हेल्प चाहिए तो आप एप्लीकेशन के अंदर चैट बॉक्स बना हुआ है तो मुझसे वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ और इशू है तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं, वहां पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, करियर रिलेटेड हो गया या जॉब में किसी जॉब में फंसे हुए वहां से कोई तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसी चीजें हैं, हेल्पलाइन नंबर गिवन है, वहां पे फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। तो लाइफ में जो भी मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए 10-12 सब्जेक्ट आपका जिंदगी बना देगा, आपको बस 2 से 3 साल वेट करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं 2 से 3 साल? क्योंकि आपके आगे मेहनत करने वाला आपके आगे लाइन में खड़ा हुआ है, तो सक्सेस की सीढ़ी बहुत छोटी होती है, उस पे एक के बाद एक ही नंबर आएगा। तो अपने सपनों पे, अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आपका नंबर भी एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको जल्दी सफलता नहीं मिले, 1 या 2 साल लग जाए, बट मिलेगी जरूर, अगर आप सही ईमानदारी से और बहुत सही तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो बनेंगे। ठीक है,
बने रहिए जी सेंट्रिक पे, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अब कंप्यूटर सेंट्रिक एप्लीकेशन आ चुका है और सिविल वालों के लिए भी सिविल सेंट्रिक एप्लीकेशन आ चुका है। तो अपने ऐसे कई सारे दोस्त हो जो सिविल या कंप्यूटर साइंस के हो तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर का पूल है यहाँ पे जो कि कंप्यूटर साइंस और सिविल दोनों को हैंडल कर रहा है। ओके देन, मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।